चलो तो देखो यहाँ पे अलॉटमेंट अकाउंट ना कितना है, अलॉटमेंट का कितना है, अलॉटमेंट के टाइम पे कितने पेंडिंग है, देखो ध्यान दो, कॉल अलॉटमेंट के टाइम पे कितने पेंडिंग है, कितने शेयर्स थे वो 500 ना, 500 शेयर्स के कितने 5 रुपीज वो पेंडिंग थे, कितने मतलब 2500। और कौन सा, देखो 500 शेयर्स ने उनके पास से क्या बुलाया था, अलॉटमेंट, लेकिन उन्होंने पे नहीं किया, मतलब वो मिलेगा करके उनको अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल करके रखा होगा बराबर, तो उसे रिवर्स तो करना चाहिए ना अलॉटमेंट को। और उसके बाद में आगे फर्स्ट कॉल जो है वो भी ड्यू दिखा दिया बट वो मिला नहीं है, तो फर्स्ट कॉल के टाइम का बोलो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल या कॉल्स इन एरियर्स पब्लिक फर्स्ट कॉल, याद रखना। अगर आपको कुछ बताया नहीं हो तो आप डायरेक्टली अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल ही ले लो। कॉल्स इन एरियर्स तब लिया जाता है जब ये बताया हो कि अलॉटमेंट से ऑलरेडी जो पैसा मिला नहीं वो कॉल्स इन एरियर्स में ट्रांसफर करके रखा है। अभी बोला कि यहां पे कुछ नहीं बोला, तो बेसिकली अलॉटमेंट ज्यादा सही होगा, अप्रोप्रिएट होगा, क्लियर। तो फर्स्ट कॉल अकाउंट कितना, फर्स्ट कॉल का कितना मिलना बाकी है, 1500 इंटू 4 बराबर ना, 4 मतलब कितना, हाँ ध्यान दो, फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। अभी फॉरफीचर जो हो रहा है, ध्यान देना, सभी लोग ध्यान देंगे, कोई भी कंफ्यूजन हो सॉल्व हो जाएगा, नहीं हुआ तो बता देना, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। पहले हमेशा क्या होता था, वो जो शेयर्स रहते थे आज तक क्या होता था, जो शेयर्स हम फॉरफिट कर रहे थे वो शेयर्स कौन से थे, वो ऐसे थे कि जो एक ही टाइम पे उन्होंने पेमेंट देना बंद कर दिया था, मतलब जैसे उन्होंने फर्स्ट कॉल ही नहीं दिया या अलॉटमेंट का पैसा ही नहीं दिया। अभी क्या हो गया, कुछ लोगों ने अलॉटमेंट का पैसा दिया लेकिन फर्स्ट कॉल नहीं दिया, कुछ लोगों ने एप्लीकेशन दिया लेकिन अलॉटमेंट नहीं दिया, अभी इनके शेयर्स फॉरफिट करे, तो ऐसे केस में उनके पास से बुलाया कितना था, बुलाया तो 10 रुपए था, पूरा बुलाया था 15 इंटू 10 15,000, ये पहले क्रेडिट करके रखा होगा ना, तो अभी क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, ये क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। बाद में सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 500 शेयर्स, 1000 नहीं, टोटल 1500 है ना, उसमें से 500 शेयर्स ने प्रीमियम दिया नहीं है, अलॉटमेंट का पैसा दिया नहीं है, मतलब उनसे प्रीमियम मिला नहीं है। एक बार प्रीमियम मिल जाता है तो वो कहां पे जाता है, सिक्योरिटीज प्रीमियम, तो उसे हम रिवर्स नहीं करते हैं, बट अभी रिवर्स करना पड़ेगा क्योंकि उसे प्रीमियम मिलेगा ऐसा लिखा था लेकिन नहीं मिला, तो प्रीमियम को जब ड्यू था तब क्या एंट्री की होगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम को क्रेडिट करके रखा होगा लेकिन मिला ही नहीं ना, कितने शेयर्स के ऊपर 500, तो प्रीमियम को क्रेडिट क्यों दिया फिर, अगर मिला नहीं तो डेबिट कर दो, तो इस वजह से 500 इंटू 2 1000 रुपए का डेबिट कर दिया। ये क्लियर, दो अकाउंट को पहले क्रेडिट किया था उसे अभी डेबिट कर दिया, लेकिन जो 1000 शेयर्स है जो अभी फॉरफिट कर रहे उसके ऊपर प्रीमियम मिल चुका है बाकी 1000 के ऊपर, तो जो प्रीमियम मिल चुका है उसे रिवर्स नहीं करना, वो प्रीमियम अकाउंट में ही रहेगा, क्लियर। उसके बाद में कितने फॉरफिट किए हमने, प्रीमियम को छोड़ के, प्रीमियम को इंक्लूड नहीं करना है, ऊपर जो प्रीमियम मिला वो मैंने रिवर्स किया क्या, नहीं किया, तो जो मिल गया वो फॉरफिचर अकाउंट में पड़ा हुआ है ना, तो बाकी कैलकुलेशन में कहीं पे आने मत दो, ठीक है। तो इस वजह से कितना पैसा मिला है, 500 शेयर्स के ऊपर 3 रुपए मिला है, मतलब कितने 1500, और 1000 शेयर जो है उन्होंने कितने दिए 6 एक्सक्लूडिंग प्रीमियम, तो इस तरह से 7500 जो मिले वो जब्त किए, वो शेयर फॉरफिचर अकाउंट में क्रेडिट कर दिया, आगे जाके रीइश्यू के टाइम पे उसे हम यूज करेंगे। आगे कॉल्स इन एरियर्स, मतलब अलॉटमेंट के टाइम पे हमने एंट्री करके रखी थी, क्या एंट्री करके रखी थी, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम को डेबिट कर दिया, शेयर कैपिटल को डेबिट कर दिया, लेकिन अलॉटमेंट के टाइम पे जो डेबिट किया था अलॉटमेंट को, जो मिलने वाला था पैसा वो तो मिला नहीं ना, कितने शेयर्स के ऊपर, 500 के ऊपर, और उसमें बैलेंस दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा, यस। अगर मिल जाता तो एंट्री क्या होती, अगर मिल जाता तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, मतलब अलॉटमेंट अकाउंट रिवर्स हो जाता, बट रिवर्स हुआ नहीं पूरी तरह से, क्यों, क्योंकि उतना पैसा मिला नहीं, मतलब अलॉटमेंट में जो पैसा पड़ा हुआ है वो मिलने वाला क्या, अलॉटमेंट में जो पैसा आएगा ऐसा लग रहा था, मिलेगा क्या, अभी नहीं मिलेगा, फॉरफिट कर देना, तो वो अकाउंट भी खत्म कर दो, इससे शेयर, हाँ अलॉटमेंट में हम देखो, अलॉटमेंट जब हम करते हैं तो अलॉटमेंट का कितना पैसा बुलाते हैं, इंक्लूडिंग प्रीमियम बुलाते हैं ना, तो उसके पास से दिख रहा होगा कि कितने आने बाकी है, उसके पास से 500 शेयर्स के ऊपर 5 आने बाकी है, उसमें से 2 रुपए यहां पर रिवर्स कर दिए क्योंकि मिले नहीं ना,
और 3 रुपए ये 10 रुपए में है कैपिटल के। समझा मैं क्या बोल रहा हूं? ठीक है, अलॉटमेंट के टाइम पे मैंने क्या बोला था, ये 500 शेयर है, उसके पीछे कितना शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 500 का ही बोलता हूं मैं, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 500 इंटू 5 कितना 2500। टू क्या क्या होगा शेयर कैपिटल 500 इंटू 3, उसमें से 2 रुपये प्रीमियम है ना, तो कितना 1500। ठीक है, और अगला क्या 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 500 इंटू 2 कितना 1000। ठीक है, तो देखो ना मैं 1000 जो सिक्योरिटीज प्रीमियम को उस वक्त क्रेडिट किए थे, सिर्फ 500 का बोल रहा हूँ, उस वक्त ज्यादा अमाउंट की होगी सभी मिला के, मैं 500 का आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, तो 1000 रुपये मैंने डेबिट कर दिया। ठीक है, और 2500 रुपये जो पहले डेबिट किए थे अलॉटमेंट को, जो मिलने वाले एक्सपेक्टेड था मिले नहीं, तो उसे क्या कर दिया क्रेडिट कर दिया ना। और शेयर कैपिटल का 1500 वो भी मैंने रिवर्स कर दिया, ये 15,000 में वो 1500 इंक्लूड रहेंगे। मैं रिवर्स कर जाऊं, जो पैसे नहीं मिले ना उसके लिए जो एंट्री की गई थी ना वो रिवर्स कर जाऊं एंट्री। इन शॉर्ट लॉजिक समझो कि जो एंट्री उस वक्त 500 की थी ना, उस एंट्री को मैं रिवर्स कर जाऊं। सिर्फ ये 2 अमाउंट इंडिविजुअली मुझे अलग समझ में आ गए, ये 15,000 में वो 1500 कैपिटल के इंक्लूड है, डेबिट कर जाऊं मैंने पूरा ले लिया ना वहां पे 1500 इंटू 10, उसमें 500 के आ गए ना, वो 3 रुपये भी आ गए ना, सब कुछ आ गया। क्लियर। और अगला क्या फर्स्ट कॉल के टाइम पे कितना आना चाहिए था 4। ठीक है, हमने ड्यू है ओके करके एंट्री की थी कितने के ऊपर, ये 1000 पता ही नहीं था देंगे नहीं, मुझे 500 का पता था वो देंगे नहीं। क्यों? क्योंकि उन्हें अलॉटमेंट में नहीं दिया तो वो नहीं देंगे, ये मुझे एक्सपेक्टेड था, बट ये 1000 का एक्सपेक्टेड नहीं था। उस वक्त मैंने ये 1000 की एंट्री करके रखी होगी कि ड्यू आएंगे पैसे। फर्स्ट कॉल के टाइम पे मैंने 1000 शेयर्स के पीछे पैसे आएंगे या नहीं आएंगे क्या सोचा था, आएंगे सोचा था ना। क्यों? क्योंकि उन्होंने अलॉटमेंट में नहीं दिया था, तो फर्स्ट कॉल देना एक्सपेक्टेड था, नहीं दिया उन्होंने, तो एंट्री क्या की होगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो फर्स्ट कॉल में जो डेबिट किया कितना 1000, वो 1000 जो है कौन से नए वाले वो तो पैसे नहीं देंगे, और पहले वाले जो 500 है वो भी पैसे नहीं देंगे, दोनों भी पैसे नहीं देंगे। तो उस वक्त क्या हो जाएगा 1500 इंटू 4 रुपए, ये जो मैं बोल रहा था पैसे मिलेंगे वो नहीं मिलेंगे, तो उसको जो डेबिट दिया था अलॉट फर्स्ट कॉल को उसे क्रेडिट कर दो। इन शॉर्ट जो एंट्री की ना ओके वो रिवर्स करते जा रहे। सिर्फ फर्क ये है कि यहां पे 2 जगह पे मैंने सिर्फ 500 का कैलकुलेशन लिया, कहां पे सिक्योरिटीज प्रीमियम और अलॉटमेंट में। क्यों? एक तो सिक्योरिटीज प्रीमियम ना देने वाले 500 शेयर्स है, 1500 नहीं, और दूसरा क्या अलॉटमेंट के टाइम पे जिन्होंने पैसे नहीं दिए वो कितने हैं 500 ही है ना। और फर्स्ट कॉल के टाइम पे कितने ने पैसे नहीं दिए 1500, 1500 शेयर्स ने नहीं दिए, वो 500 पहले वाले और 1000 नए वाले। सुना मैं क्या बोल रहा हूँ? तो इस वजह से मुझे यहाँ पे कैलकुलेशन लिखते हो, कुछ जगह पे 2 ही जगह पे 500 का मैंने लिया, अदरवाइज 1500 का लिया। क्लियर? ये एंट्री समझ में आ गई। ये एंट्री की खासियत क्या है, क्या कि यहाँ पे जो फॉरफीचर चल रहा है ना वो शेयर्स के पैसे अलग अलग स्टेजेस पे नहीं मिले। अभी तक क्या होता था कि 1000 शेयर्स है उन्होंने फर्स्ट कॉल नहीं दिया, बात खत्म। अभी क्या हो गया 500 शेयर्स ने अलॉटमेंट में नहीं दिया, 1000 शेयर्स ने फर्स्ट कॉल नहीं दिया, ऐसे टाइप का है। तो ये समझ में आ गया अच्छे से ये एंट्री। लॉजिक वही, जितना कॉल्ड अप है उतना डेबिट कर दो, सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं मिला तो डेबिट कर दो। तो किसके ऊपर नहीं मिला, सिंपल बात है 500 के ऊपर नहीं मिला ना, उतना ही डेबिट कर दो जितना नहीं मिला। सो यू शुड बी स्पेसिफिक कि क्या बोला है सर ने, कॉल्ड अप वैल्यू से डेबिट करना है। ठीक है, कितने शेयर्स प्रॉफिट करे उसकी कॉल्ड अप वैल्यू कितनी, आज तक कितना बोला है तो डेबिट कर दो। उसके आगे क्या करोगे, क्या करोगे सिक्योरिटीज प्रीमियम, सर ने क्या बोला है, क्या बोला है नहीं मिला तो डेबिट कर दो, नहीं मिला ऐसे कितने शेयर्स का है 500 तो डेबिट कर दिया। उसके बाद में क्या है शेयर फॉरफीचर, जितना पैसा मिला वो क्रेडिट कर दो प्रीमियम को छोड़ के। ठीक है, जितना मिल गया वो तो कुछ करना ही नहीं है, ठीक है, इस वजह से उसे अलग ही रखा। ठीक है, तो इस वजह से वो कितना आ गया 1500 शेयर्स के पीछे जितने पैसे मिले वो लिख दिए। उसके बाद में कौन सा, जिस कॉल के टाइम पे अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल के टाइम पे वो पैसा पेंडिंग था उस वक्त अलॉटमेंट को डेबिट करके रखा होगा उतने अमाउंट का, तो उसे रिवर्स कर दो, नहीं तो अकाउंट ओपन रहेगा। डन? कोई डाउट? अरे बोलो हाँ है ना, नो कोई डाउट नहीं है पक्का? ओके, तो चलो अभी री इशू करते हैं। री इशू कंपेरिजन में आसान है। कितने री इशू किए, कितने ऑफ द शेयर्स फॉरफिटेड 1250 शेयर्स इंक्लूडिंग होल ऑफ राम। राम मतलब कौन सा 500 वाला ना, बाय उनके पूरे दे दिए, मतलब ऊपर के 750 किसके दिए, शाम के। तो याद रखना क्यों ऐसा क्यों बोला, ये स्पेसिफिकली क्यों बोला
क्योंकि राम के फॉरफीचर में प्रॉफिट कम हुआ है, शाम के फॉरफीचर में प्रॉफिट ज्यादा हुआ है। कैसे? राम के फॉरफीचर में प्रॉफिट कम हुआ है और शाम के फॉरफीचर में प्रॉफिट ज्यादा हुआ है। क्यों? राम ने सिर्फ एप्लीकेशन में नहीं दिया था और श्याम ने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट में नहीं दिया था, तो ज्यादा पैसे कहां पे मिले? शाम के ना। और मैंने बोला था कि जब आप री इशू करते हो तो उसके ऊपर का जो प्रॉफिट होता है ना, वो प्रॉफिट कहां पे ट्रांसफर करना होता है? कैपिटल रिजर्व में। याद आया क्या? तो वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना होता है। इस वजह से मुझे प्रॉफिट निकालते वक्त याद रखना पड़ेगा कि कुछ शेयर्स राम के, कुछ शेयर्स श्याम के। राम का प्रॉफिट अलग है, श्याम का अलग है। अभी आप मुझे बताओ, राम का प्रॉफिट कितना हुआ? राम ने 3 रुपए दिए थे, 3 रुपए दिए थे। नए सिंपल प्रीवियस शेयर होल्डर राम ने कितने दिए? 3। नए शेयर होल्डर से कितने आए? 8। 2 डिस्काउंट है ना, कितना मिल रहा है? 11 में से 10 रुपए फेस वैल्यू है, शेयर कैपिटल में जाएगा। प्रॉफिट कितना हुआ? 1। आ गया? ये किसका हुआ? राम का। शाम का बोलो, शाम ने कितने दिए थे? 6 दिए थे ना सभी लोग। शाम ने कितने दिए थे? 6। फर्स्ट कौन सा? एप्लीकेशन है अलॉटमेंट, 6 दिए थे। ठीक है। न्यू शेयर होल्डर ने कितने दिए? 8। टोटल कितना मिला? 14। शेयर की वैल्यू कितनी थी एक्चुअल में? 10। ऊपर के 4 रुपए प्रॉफिट। कितने शेयर्स के पीछे? 750। 750 कैसे आए? 1250 री इशू के ना, उसमें से 500 राम के, 500 है ना राम के, ठीक है, और ऊपर के 750 शाम के। तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, सिंपल बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। सिर्फ ध्यान रखना है राम का कितना, शाम का कितना, ही कैलकुलेशन अलग से रखना है। क्लियर? तो चलो री इशू कर दो। री इशू करते वक्त शेयर्स की कौन सी वैल्यू शेयर कैपिटल अकाउंट में डालनी है? फेस वैल्यू, बराबर, परफेक्ट। तो लिखो बैंक अकाउंट डेबिट री इशू। बैंक अकाउंट डेबिट, डन। बैंक अकाउंट डेबिट कितना आता है? हाँ, कितने शेयर है टोटल? इनटू 8 कितना आता है? 10,000। लेकिन 10 आने चाहिए थे, गलत बात है। शेयर कैपिटल में तो 10 ही डालना है ना, तो याद रखना, ध्यान दो। 2 लाइन छोड़ देना और लिखना टू शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में कितना डालना है? 1250 इंटू 10 कितना आता है? मतलब शेयर्स के 2500 कम पड़ रहे, कहां से ले लूं? शेयर फॉरफीचर अकाउंट में आया था ना पहले, फायदा हुआ था। ओके, फायदा हुआ था, उसमें से यूटिलाइज कर लो ना, और रिमेनिंग फायदा हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट कितना? $2,500। डन। ये हो गया। अभी क्या करना है? शेयर फॉरफीचर अकाउंट से पैसा उठाना है, जितना प्रॉफिट हो उतना ही है। जो शेयर्स री इशू नहीं किए, याद रखना, जो शेयर्स री इशू नहीं किए उसके ऊपर फायदा हुआ या नहीं पता भी नहीं आपको, वो तो री इशू होने के बाद में पता चलेगा। तो जितने शेयर्स री इशू किए उसका तो फायदा पता है ना, उतना कहां पे डाल दो? कहां पे डाल दो? कैपिटल रिजर्व में। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट। डन। आगे
हाँ बोलो कितना, यहाँ पे वर्किंग नोट बना देता हूँ, बाद में समझ में आ जाए इस वजह से वर्किंग नोट 1। $1250 शेयर्स क्या हो गए, री इशूड। हाँ हाँ, तो 1250 है ना, उसमें से शेयर्स ऑफ राम आउट ऑफ श्याम्स शेयर, कितना है बोलो, हाँ बोलो क्या अभी प्रॉफिट ऑन, कितना है प्रीवियस शोल्डर, मैं अपने स्टाइल में लिख देता हूँ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, इतना आपको कैलकुलेशन लिखने की जरूरत भी नहीं एग्जाम में, लेकिन आपको समझ में बाद में पढ़ते वक्त आना चाहिए, इस वजह से हम ये वर्किंग नोट बना दें। ठीक है, तो बोलो राम पेड कितना 3 ना, प्लस न्यू शेयर पेड कितना 8, 10 किसने बोला, टोटल कितना 11 रिसीव्ड, 11 माइनस 10 फेस वैल्यू 1 पर शेयर, तो 500 शेयर्स इंटू इज इक्वल टू 500 रुपीज, डन। और आगे शाम पेड़ कितना प्लस न्यू शेयर होल्डर
कितना टोटल कितना आता है 14, 750 शेयर्स इंटू 4 ईच। डन। कोई डाउट है? ना पक्का समझा? इतना क्यों मैंने एक्सप्लेन किया, आपको समझ में आना चाहिए। मेन थिंग इज दैट अदरवाइज मैंने ओरली बता दिया होता तो बाद में क्या हो जाता प्रॉब्लम, कि जब अब बाद में कभी ये प्रॉब्लम पढ़ते तो उस वक्त समझ में आता है आए कहाँ से 3500। सो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, आए कहाँ से। बुक में ये कैलकुलेशन दिया नहीं जाता है, ये बुक में डायरेक्टली क्या किया जाएगा 3500, और वो आए 3500 कहाँ से। सबसे बड़ा क्वेश्चन तो वही बनता है ना, एंट्रीज की भी दिक्कत नहीं है आपको, एंट्री भी समझ में आ गई, हाँ इसको क्यों डेबिट किया, कैपिटल रिजर्व में डाल दिया, लेकिन अमाउंट कहाँ से आ गई। तो मैक्सिमम केस में आप देखते हो तो बुक का जो आपको टेंशन आ सकता है कहीं पे, तो वो आया अमाउंट कहाँ से आया, ये कैसे कैलकुलेट किया, वो बताया बहुत सी बार नहीं होता है, ठीक है। और वही कैलकुलेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि इंटरेस्ट तो हर बार क्या होती है, सेम ही होते हैं ना। इंटरेस्ट में कहाँ पे चेंज होता है, चेंज कहाँ पे होता है, कैलकुलेशन में होता है मेनली। समझ आ गया, ठीक है। तो यहां पे देखो कितना आता है टोटल 500 टोटल प्रॉफिट। अभी ध्यान दो, ये हो गया आपने एंट्रीज ऊपर लिख लिया 3500 एंट्री के सामने। अभी ध्यान देना, मैं आपको सिर्फ फॉर्मेट आज बता देता हूं कि फॉर्मेट बैलेंस शीट का क्या होता है जनरली, ठीक है। थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं, बाद में हम लिख लेंगे, ठीक है, अगले लेक्चर में लिख लेंगे, क्लियर। तो पहले क्या होता है, देखो सिंपल बात है, लायबिलिटी आप पहले क्या करते थे, इस तरह से बैलेंस शीट बनाते थे, बराबर है। लायबिलिटी रुपीज, एसेट रुपीज, करेक्ट है, या बैलेंस शीट बनाते थे। अभी बैलेंस शीट जो बनता है ना कंपनी का, वो वर्टिकल फॉर्मेट में बनता है, उसमें कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ये लॉ ने बताया कि फॉर्मेट कैसे बनाना है, कैसे बैलेंस शीट बननी चाहिए। ये किसने बताया, लॉ। तो ये लॉ ने स्पेसिफाई किया, तो कोई ऑप्शन ही नहीं। अभी सिंपल बात है कि आप मुझे बताओ लायबिलिटी मतलब क्या, सोर्स ऑफ फंड या एप्लीकेशन ऑफ फंड, क्या है। मैंने आपको शायद से स्टार्टिंग में बताया था, ये लायबिलिटी सोर्स ऑफ फंड है या एप्लीकेशन ऑफ फंड है। सोर्स मतलब पैसे कहां से आ गए ना, मतलब बैंक लोन ले लिया, कैपिटल से पैसा आ गया, ओके, और उसे हम क्या करते हैं बिजनेस में अप्लाई करते हैं, लैंड लेने के लिए, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर लेने के लिए, क्लियर। तो सोर्स ऑफ फंड, अपने पास स्टॉक है, वो स्टॉक कहां से आ सकता है, शायद से क्रेडिटर्स है, उनसे उधारी पे लिया हुआ है, तो सोर्स कहां से आया और कहां पे लग गया। तो आप मुझे बताओ वर्टिकल फॉर्मेट में लॉजिकली, आप मुझे बताओ वर्टिकल फॉर्मेट में आपको क्या लगता है लॉजिकली, पहले ऊपर क्या लिखा जाए, सोर्स ऑफ फंड लिखा जाए या एप्लीकेशन ऑफ फंड लिखा जाए, मतलब पैसे कहां से आए ये पहले लिखा जाए, ये पैसे कहां पे लगाए ये पहले लिखा जाए। लॉजिक समझ में आ रहा है, कहां से आ गए, तो ऊपर लायबिलिटी साइड आ जाएगी, लायबिलिटी साइड आ जाएगी। अभी आप मुझे बताओ कि मेन सोर्स ऑफ फंड कौन सा है, मेन कैपिटल, मतलब सबसे बड़ा तो कैपिटल ही है, और लॉन्ग टर्म रहने वाला वो सबसे कौन है, कैपिटल, मतलब सबसे ज्यादा लॉन्ग टर्म पहले हम लेंगे, सबसे ज्यादा कौन सा है, कैपिटल। अभी कैपिटल में देखो, कैपिटल में उसे कहा था शेयर होल्डर्स फंड, नाम याद रखना, क्योंकि कैपिटल में सिर्फ कैपिटल नहीं होता है, शेयर होल्डर ने जो कैपिटल लगाया वो भी होता है, प्लस उनका रिजर्व एंड सरप्लस भी होता है ना। जैसे आप 11-12 में क्या कर देते थे, प्रॉफिट आ गया तो कैपिटल में ऐड कर देते, ठीक है। अभी ये कैपिटल में ऐड नहीं किया जाता है अभी, क्यों, क्योंकि शेयर होल्डर्स का कैपिटल अलग दिखाया जाता है, रिजर्व एंड सरप्लस अलग दिखाया जाता है, तो इन दोनों को मिला के क्या कर देता है, ये किसका पैसा है, शेयर होल्डर्स का। तो लायबिलिटी में साइड पे पहले क्या आएगा, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स के फंड के नीचे क्या आएगा, कैपिटल कितना है और रिजर्व एंड सरप्लस कितना है। लॉजिक समझ में आया। दूसरा क्या, इससे छोड़ के ऐसी कौन कौन सी लायबिलिटीज है जो लॉन्ग टर्म है, कौन सी, लोन, बैंक लोन और डिवेंचर्स, इन्हें हम बोलेंगे नॉन करंट लायबिलिटीज। व्हाट इज नॉन करंट,
कि जो अगले 12 महीने में पे नहीं करनी है, मतलब उसे टाइम लगेगा, तो उसे हम क्या बुलाते हैं, नॉन करंट लायबिलिटीज। तो नॉन करंट लायबिलिटीज लिखेंगे, और नॉन करंट लायबिलिटीज के नीचे क्या लिखेंगे, नहीं नॉन करंट के नीचे बोल रहा हूं, नॉन करंट के नीचे लॉन्ग टर्म बोरिंग्स होती है और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस होते हैं। प्रोविजंस मतलब क्या है कि एम्प्लॉय को ग्रेच्युटी वगैरह देने के लिए कुछ पैसे निकाल के रखे हैं, वो तो अभी थोड़ी ना देना है, वो कुछ सालों बाद देना है, ठीक है। उसके बाद में आगे क्या आता है कि जो कम क्या बोलते हैं लॉन्ग टर्म है या नहीं है, तो उसे वो कैसा आता है, करंट लायबिलिटीज। अभी आता है करंट लायबिलिटीज। तो करंट लायबिलिटीज में क्या आता है, ट्रेड पेएबल, बराबर, ट्रेड पेएबल आता है, शॉर्ट टर्म बोरिंग आती है, बैंक ओवरड्राफ्ट एक्सेट्रा, ठीक है। और बाद में वहां पे क्या आ जाता है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, जैसे कि टैक्स के लिए प्रोविजन बनती है तो वहां पे आ जाती है। तो लायबिलिटी साइड पे कहां से पैसा आ गया, पहला शेयरहोल्डर्स फंड, शेयरहोल्डर्स का पैसा, बाद में क्या नॉन करंट लायबिलिटीज, और बाद में क्या करंट लायबिलिटीज। ये तीन मेन हेडिंग है, कौन से, शेयरहोल्डर्स फंड, नॉन करंट, करंट। शेयरहोल्डर फंड के नीचे क्या आता है, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस, क्लियर। उसके बाद में क्या आता है, नॉन करंट, उसमें क्या आता है, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। और बाद में करंट में क्या आता है, ट्रेड पेएबल, शॉर्ट टर्म बोरिंग एंड प्रोविजंस, क्लियर, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। उसके बाद में एसेट साइड पे, एसेट साइड पे अभी आप मुझे बताओ, एसेट साइड पे कैपिटल वाला कंसेप्ट आता है क्या, ऊपर जो तीन चीजें मैंने बताई, कौन सी, शेयरहोल्डर्स फंड, दूसरा क्या था, नॉन करंट लायबिलिटीज एंड करंट लायबिलिटीज। इसमें से कौन से दो हेडिंग आगे कंटिन्यू होंगे एसेट साइड पे, एसेट साइड पे, शेयरहोल्डर्स का तो गायब हो गया ना, शेयरहोल्डर्स का कहां पे कुछ बचेगा एसेट, तो क्या बचेगा, नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स। समझ आ गया, वो जो ऊपर तीन हेडिंग थे ना, तीन में से शेयरहोल्डर्स वाला निकल जाएगा और बाकी के दो जो है वहां पे एसेट लिखा जाएगा। अभी नॉन करंट एसेट में कौन कौन से एसेट्स होते हैं, आपने बोला था कि सर ये भी होता है, क्या बोलते हैं उसे, प्लांट एंड मशीनरी भी होता है, गुडविल भी होता है, एक टेंजिबल है एक इंटेंजिबल है। पहले तो बात की वो फिक्स एसेट्स है, तो नीचे हेडिंग लिखेंगे फिक्स एसेट। फिक्स एसेट के अंदर क्या लिखेंगे, टेंजिबल, इनटेंजिबल, अलग अलग लिखना है, सिंपल है। जो आपने पढ़ा था ना उसे सिर्फ क्या करें हम, एक हेडिंग वाइज डिवाइड करें। जो आपने पढ़ा था, आप पहले भी कैसे लिखते थे याद कर लो, पहले भी आप जब हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट बनाते थे, ये वाला जो फॉर्मेट बनाया जाता था, तो ये वाले फॉर्मेट में भी आप क्या करते थे, लायबिलिटी में पहले क्या लिखते थे, क्या कैपिटल, बाद में रिजर्व्स एंड सरप्लस, उसी को ही नाम दे दो क्या, शेयरहोल्डर्स फंड। बाद में क्या लिखते थे, बैंक लोन डिबेंचर्स, उसी को ही नाम दे दो नॉन करंट लायबिलिटीज। बाद में क्या लिखते थे, ट्रेड पेएबल, उसी को ही नाम दो करंट लायबिलिटीज। हेडिंग वाइज डिवाइड कर। बाद में एसेट साइड पे क्या लिखते थे, पहले लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, तो उसको नाम दे दो नॉन करंट एसेट्स, उसमें फिक्स एसेट्स, और ये कौन से, टेंजिबल। और गुडविल जो है वो किसमें जाएगा, इनटेंजिबल। मतलब हेडिंग वाइज उसे डिवाइड कर दो ताकि समझना आसान हो जाए। उसके बाद में करंट में क्या क्या आएगा, उसके नीचे करंट एसेट्स आ जाएगा, क्या क्या, इन्वेंट्री, स्टॉक, बाद में क्या, ट्रेड रिसीवेबल, डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल का कॉमन नाम क्या है, कॉमन जनरल नाम, ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल इंक्लूड्स डेटर एंड बिल्स रिसीवेबल, और ट्रेड पेएबल इंक्लूड्स क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल। डन, क्लियर। और ये लिखेंगे, और लास्ट में क्या लिखेंगे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, मतलब कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, वो लिखेंगे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कहा जाता है, मतलब कैश या कैश के जैसा, ठीक है, वो लिखा जाता है, ठीक है। और वहां पे कहीं बाद में टोटल ली जाएगी, मतलब जो हमने पढ़ा था उसी को मैंने हेडिंग वाइज डिवाइड कर दिया और वर्टिकल फॉर्मेट में लेके आया। पहले लायबिलिटी साइड, सिंपल बात है, बहुत आसान है, अगर आपने उसे आपके बैलेंस शीट के साथ जोड़ दिया तो। पहले दो पॉइंट, कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस, कहां पे जाएंगे, शेयरहोल्डर्स फंड। बाद में कि जो था क्या, लोन्स हो गया, नॉन करंट लायबिलिटीज, उसमें लॉन्ग टर्म बोरिंग्स है और प्रोविजंस हो लॉन्ग टर्म वाले, तो वो अलग लिख दो। उसके बाद में क्या, करंट लायबिलिटीज। बाद में एसेट साइड पे क्या, एसेट साइड पे क्या, नॉन करंट एसेट, उसमें फिक्स एसेट, फिक्स एसेट के अंदर टेंजिबल, इनटेंजिबल, ओके। उसके बाद में क्या, करंट एसेट्स, उसमें इन्वेंट्री, बाद में ट्रेड रिसीवेबल, और क्या, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ये फॉर्मेट में आपको बैलेंस शीट बनानी पड़ती है। हालांकि बैलेंस शीट के ऊपर क्वेश्चन जो आते हैं वो इंटरमीडिएट के सिलेबस में है, बट यहाँ पे छोटा मोटा पूछ लिया तो भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, नहीं भाई आपको डायरेक्ट लिया जाता है रिजर्व एंड सरप्लस, वहां पे लिख देंगे, ऐसा कर सकता है। क्लियर, कोई डाउट है ना, पक्का, ठीक है। तो अभी ब्रेक लेते हैं, ठीक है, उसके बाद में लॉ।